जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 1 फरवरी 2024। महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें जो है ना बहुत सारे प्रीलिम फैक्ट दिए हुए हैं, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला मामला देखते हैं हम लोग। ज्ञानवापी मामला क्या है? तो ज्ञानवापी मामला ये है कि यहाँ पे जो है मंदिरों को ध्वस्त करके जो यहाँ पर निर्माण किया गया मस्जिदों को, उसको लेकर यह विवाद है। और यहाँ पे जो है ना पहले पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन 1993 के बाद जो है उस पर पूजा पद्धति पे रोक लगा दी गई थी। तो उसी को लेकर जो कोर्ट है वहाँ पे, जो लोकल कोर्ट है, उन्होंने आदेश दिया है कि वहाँ पे पूजा पद्धति जो है 1 हफ्ते के अंदर ट्रस्ट बनाकर शुरू किया जाए। तो ये मामला आप देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ये हमारे झारखंड का न्यूज़ है, रांची का न्यूज़ है ये। हेमंत सोरेन को जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। और उनको जो अपने पद से, ये है सीएम, झारखंड के सीएम थे, पूर्व सीएम थे, उनको जो इस्तीफा देना पड़ा। और ये हमारे गवर्नर है, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और ये बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। ये जो थे पहले, जब हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के नेतृत्व में ये जो थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ठीक है। और ये जीएमएम के जो है विधायक थे, ये क्लियर है। तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिर इस मामले में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अभी ज्वाइंट सेशन हुआ था संसद में, तो वहाँ पे जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो जो बग्गी के माध्यम से जो है संसद में पहुंचे। सेंगेल आपको पता ही है, सेंगेल जो है जब जब ब्रिटेन देश छोड़ के भागा था, तब उन्होंने जो है यहाँ पे सत्ता का जब हस्तांतरित हुआ था तो एक प्रतीक के रूप में सेंगोल दिए थे। उस सेंगोल का यूज हो रहा है यहाँ पे, आपको पता ही है। लोकसभा में अगर आप जाइएगा, कभी जाने का मौका मिलेगा, तो जो स्पीकर के बगल में, जो स्पीकर जहाँ बैठते हैं उनके बगल में सेंगोल जो स्थापित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेंगोल का जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का रोड होता है, इस पर सोने का परत जो चढ़ाया गया है, सेंगोल। आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा, ठीक है। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग आगे। हाँ देखिए, चीनी सेना ने लद्दाख में क्या कर रही, चीनी सेना क्या कर रही है, जो चीन की जो सेना है वो जबरदस्ती भारत की भूमि को जो है ना अवैध तरीके से हथियाना चाहती है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अब। तो वहाँ पे जो चरवाहे होते हैं, जो मवेशी को चराते हैं, उनको जो है चीनी सैनिकों को बोलते हैं कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे जो है ये हमारा एरिया है और आपको यहाँ पे चराने का, मवेशी चराने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जो मवेशी जो थे, उन्होंने बोला कि हमारा भारत है, ठीक है, तो आप यहाँ से निकलिए। तो इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से चीनी जो है सैनिक वहाँ से जाना पड़ा उसको। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। एडिटोरियल पेज मिलेगा वहाँ पे, काफ़ी अच्छी सी न्यूज़ वहाँ पर मैंने देखा है। सबसे पहले देखिए कृषि भूमि का रूपांतरण। अभी क्या हो रहा है, जो कृषि भूमि है ना, एग्रीकल्चर भूमि है, उसको जो रिहायशी इलाकों में बदला जा रहा है, मतलब वहाँ पे आवासीय स्थल बनाए जा रहे हैं। तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे हम? बिल्डिंग में? पॉसिबल नहीं ना है, क्योंकि भारत का जो पॉपुलेशन है नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया। उसके लिए खाद्य सिक्योरिटी चाहिए, उसको मतलब खाद्य की सुरक्षा चाहिए, क्लियर है। और क्लाइमेट चेंजेस भी है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमें प्रोडक्शन भी करना होगा, क्योंकि उससे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। कहीं पर खेती नहीं हो पा रहा है, कहीं बारिश से अधिक हो जा रहा है तो फसल नष्ट हो जा रहा है, और कहीं सूखा तो सूखा ही पड़ रहा है, कई वर्षों से बारिश ही नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो लैंड का जो परिवर्तन है, जो कृषि भूमि का जो है आवासीय भूमि में परिवर्तन कर दिया जा रहा है। ये कोई भारत का ही मुद्दा नहीं है, अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा, चाइना में भी है, ठीक है। चाइना में देखने को मिलेगा, अमेरिका में देखने को मिलेगा, फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया, इन तमाम देशों में जो है ना इस तरह की जो है मुद्दा जो है काफ़ी हावी हो रहा है, क्लियर है। ये तो था कहानी कि आपको इससे पढ़िएगा तो इसमें आपको जानने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी में जब पीवाईक्यू जब मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि कृषि जो है ना नवपाषाण काल से शुरू था। अगर पूछेगा कि कृषि जो है किस काल में शुरुआत किया गया, तो नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक जो इसको एज बोलते हैं, न्यूलिथिक एज, ठीक है, न्यूलिथिक स्टोन एज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कृषि का जो यहाँ पे शुरुआत किया गया था नवपाषाण काल, आप इसको ध्यान में रखिएगा, नवपाषाण काल। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे ना, इंडस सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नवपाषाण काल, ठीक है। और उसी समय जो है कृषि का शुरुआत हुआ था। जब कृषि का शुरुआत हुआ तो लोग वहाँ पर बसना शुरू कर दिए, बस्ती बनाना लगे, बस्ती से फिर अत्याधुनिक सामान को भी बनाना लगे वो लोग, ठीक है। तो ऐसे करते करते सभ्यता विकसित हुआ। फिर और देखिए यहाँ पे राजस्थान का कालीबंगा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आ गया है ना। तो राजस्थान का जो है ना, राजस्थान में कौन सा जगह है, कालीबंगा, और ये हड़प्पा साइट है। ये सब क्या है, हड़प्पा साइट, कालीबंगा हड़प्पा साइट है। और यहाँ पे जुते हुए खेत का जो है ना, ताम्रयुगी खेती का अवशेष मिला, खेती करने का जो अवशेष मिला है,
कालीबंगा से। न्यूज़ में आ गया, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने की यहाँ से संभावना है। यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, बीपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। फिर देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ कि द्रौपदी युग। देखिए पूरा जो सृष्टि है, जो संसार आप देख रहे हैं उसको 4 युग में बांटा गया है। एक हो गया कृत, दूसरा त्रेता, द्वापर और उसके बाद कलयुग। अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो ये 4 को आप याद रखिएगा, क्लियर है। तो त्रेता युग में जो रामायण जो है हमारे भगवान राम, श्री राम प्रभु, उनसे संबंधित है त्रेता युग। द्वापर में आपको श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी मिलेगा आपको, और कलयुग जो है वर्तमान आपका चल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे द्वापर युग में कहानी था, माफ कीजिएगा त्रेता युग में, कि जो महाराज दशरथ हैं, एक कहानी था यहाँ पे, जब देश में, जब राज्य में अकाल पड़ा था ना, तो उस समय जो है राजा जनक जो है ना, माता सीता की कौन थे? पिता है वो, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं खेत को चलाया था और हल की नोक पर मिट्टी उखाड़ने को लेकर जो एक बेटी की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहानी आप इसको याद रख सकते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम थे, उनका जो हथियार था वो आपका हल ही था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछना यहाँ पे लाजमी है। आप लोग PYQ जब कीजिएगा तो इंडस सिविलाइजेशन का जो है ना, इसमें आप एग्रीकल्चर को फोकस कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कपास और धान की खेती की जा रही है, और सिंधु घाटी में जो है कपास का खेती भी किया गया था और गेहूं, धान की खेती याद रखिएगा। तो वहाँ पर जो सिंधु जो सिविलाइजेशन थे, उनको पता था कि कपास क्या होता है, उनको पता था कि धान क्या होता है, क्लियर है। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है। फिर एक और फैक्ट यहाँ पे देखें कि भारतीय कृषि का प्राचीन इतिहास 11,000 साल पहले से प्रारंभ हुआ है, क्लियर है। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछेगा उस तरह का आपको जवाब देना है। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी चुनौती क्या हो रहा है कि जो हमारा जो GDP है, GDP में जो कृषि का जो योगदान है वो कम हो रहा है। तो कम क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, नीतियों का सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको कारण बताना होगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए विवाद के तहखाने। अभी क्या हो रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वाराणसी में है, वहाँ पे जो है हिंदू पक्ष और जो है मुस्लिम पक्ष दोनों ने जो है कोर्ट में फैसला किया था, और कोर्ट ने दे दिया है कि यहाँ पे जो है मंदिर था पहले, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये जो है कोर्ट ASI की रिपोर्ट पे जो है अपना जो है उन्होंने निर्णय दिया है। तो जो चीज़ सही है उसको सही मानना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक जो है ना, ये वाला मुस्लिम पक्ष बोलती है कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय एक कानून बना था 1947 में कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जिसमें जैसा पूजा हो रहा था वैसे ही होते रहेगा, क्लियर है। ये कानून बना था। तो राम का जो अयोध्या मंदिर जो हमारा बना है अभी, वो इस मुद्दे से अलग है, ठीक है, उसको आप ना जोड़े इसमें। ज्ञानवापी मस्जिद को देख लीजिए यहाँ पे, तो पूजा जो है आपका होते चला आ रहा था, लेकिन 1993 में जब वहाँ पर सरकार आई, जो मुलायम सिंह यादव की जो सरकार आई, तो उन्होंने जो है फिर उस पूजा पद्धति को बंद करवा दिया, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो कोर्ट ने बोला कि जब पूजा होते आ रहा था तो आपने रुकवाया कैसे? फिर इसी कानून का जो है कोर्ट ने जो बताया, इसको एक्सप्रेस किया कि जब पूजा होते आ रहा था आपने रुकवाया कैसे, इसलिए यहाँ पे हिंदू पक्ष को यहाँ पे पूजा करने की परमिशन दे दी जाए। यहाँ पे एक वर्ड है धर्मनिरपेक्षता। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी देश का जो है ना, किसी भी देश का एक कोई धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा मतलब नेगेटिव सेंस नहीं, मतलब सभी धर्म जो है बराबर होंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, ठीक है, इस्लाम हो, सभी धर्म बराबर होंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है। और ये जो शब्द है ना, ये संविधान में शुरू से नहीं था, इसको 1942 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, माफ कीजिएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता को, क्लियर है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भ्रष्टाचार। अभी पता ही है सीएम जो है, झारखंड के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा था और यहाँ पे चंपई सोरेन बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। तो यहाँ के अगर भ्रष्टाचार में सिर्फ जो है इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके कार्यकर्ता लोग जो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ गए थे जब गिरफ्तारी हो रहा था तब, क्लियर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जांच कर रही है पुलिस तो उनको, उनके पास प्रूफ है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि आप इस प्रश्न पर क्या जवाब देंगे, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो उनका जो अपराध है मैं अपना सफाई नहीं दे पाए, और इस कारण से जो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, और वो ईडी के गिरफ्त में है, क्लियर है। फिर हम लोग अगले मुद्दे पे जाएंगे। कुछ खास न्यूज मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। देखिए रामसर सूची क्या होता है? रामसर सूची से क्वेश्चन आना निश्चित है इस बार। अभी भारत में कितने हो गए रामसर सूची? 80 हो गए। टोटल कितने हो गए? 80। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इसमें ऐड हुआ था, पहले 75 था, इसमें 5 ऐड हो गया है, तो इसमें टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। ध्यान में रखिएगा। रामसर साइट जो है ना, क्या होता है 1972 में
ईरान में जो है रामसर साइट का जो है सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो इसमें जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड होते हैं उसको जो यहाँ पे चिन्हित किया जाता है और उसको जो है प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। याद रखिएगा 2 फरवरी को है आर्द्रभूमि मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि। और इस बार का थीम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और है, और कौन कौन से 5 इसमें रामसर साइट में ऐड हुआ है देख लिए। 3 है कर्नाटक से कितने हैं, 3 है कर्नाटक से 3 है और तमिलनाडु से 2 है। नाम याद रखिए, अंक समुद्र जो है ना आपका कर्नाटक में है, फिर अघन नासिनी कर्नाटक में है, और एक और है मगदी जो है कर्नाटक में, तमिलनाडु में 2 है। लांगउड 16 जो रिजर्व देखने को मिलेगा, साथ में कराईवेट्टी जो है रामसर साइट आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, किसी भी संस्थान को, माफ कीजिए संस्थान को, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर का दर्जा मिलता है तो इसके क्या फायदा होता है, तो वो जो है डिप्लोमा डिग्री जो है के साथ साथ वो जो है अब डिग्री देने का अधिकार मिल जाता है उनको, डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। भारतीय जनसंचार जो संस्था है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। अब वो जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी देंगे और जो ग्रेजुएशन का डिग्री होता है ना वो भी अब प्रदान करेंगे, पहले डिप्लोमा तक ही देता था। फिर यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित इस्फाक हामिद, याद रखिएगा इनको जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, इस्फाक हामिद। पूछा जा सकता है कि इस्फाक फादी जो है न्यूज में रहते हैं, किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर अगला जब न्यूज पे जाएंगे, हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, नोट किया है, आप लोग को बस देखना है। यहाँ पे देखिए, हाँ 16वां वित्त आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई हो गया। हम आपको बता देते हैं कि वित्त आयोग का जो है ना, वित्त आयोग बनता कैसे है। तो हमारे जो संविधान है ना, संविधान 280 आर्टिकल 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का क्या होता है, गठन होता है। इसका काम क्या होता है, केंद्र राज्यों के बीच में कैसे कैसे जो है राजस्व को बंटवारा हो, इस पर सिफारिश करता है। ठीक है, केंद्र में किस हिस्सों से बांटा जाए, पंचायतों में कैसे बांटा जाए, तो ये आपको देखने को मिलेगा वित्त आयोग में। ये राष्ट्रपति जो है इनका जो है निर्माण करते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 2 और मेंबर हैं, 4 मेंबर इसमें हैं, अजय नारायण, सौम्या कांति। क्लियर है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, अंतरिम बजट क्या होता है, जब जिस साल जो अगर आम चुनाव होने हैं तो उस वक्त जो है आपका पूर्ण बजट नहीं आता है, तो कुछ समय के लिए राज्य को चलाने के लिए पैसा की जरूरत होता है, तो उसके लिए लेखानुदान या अंतरिम बजट जो है पेश किया जाता है। क्लियर है, तो ये हमारी जो है फाइनेंस FM है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और इन्होंने 5 बार लगातार जो है अपना बजट पेश किया है और साथ ही एक बार अंतरिम बजट पेश किया है। तो ऐसा करके वो मोरारजी देसाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रह चुके हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उनके बराबर हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें जो है 6,000 रुपये जो है किसान को दिया जाता है, 2-2 करके 3 बार में, साल भर में। क्लियर है, तो यहाँ पर याद रखिए PM किसान योजना जो किसान से जुड़ा हुआ है, और 6,000 रुपये उनको जो है सहायता दी जाती है। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए कि जो किसान हैं उन्होंने बोला है कि MSP मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस जो है अनाउंस करें। क्लियर है, तो MSP आपको पता ही क्या होता है, सरकार आश्वासन देती है किसानों को कि आप जो है बेइंतहा जो है प्रोडक्शन करें, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो आपका जो है रेट गिरने नहीं देंगे। तो इसी आश्वासन के साथ दिया जाता है कि आप लोग एकदम खुल के, ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रोडक्शन कीजिए और आपका जो है रेट हम गिरने नहीं देंगे, ये आश्वासन देती है। और किसान लोग जो है ना उत्साहित होकर जो है प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है MSP। और कौन कौन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे देश का, देखिए मनमोहन सिंह रह चुके हैं, अरुण जेटली, P चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह चुके हैं, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ से फैक्ट बनाए जा सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए। फिर मैंने राजकोषीय घाटा के बारे में कल बात किया था, तो आज मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि समय जो है फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग सीधा मुद्दे पे आएंगे। कुछ खास यहाँ पे देखिए, H1B वीजा क्या है, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि H1 वीजा किस कंट्री से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो अमेरिका में जो तकनीकी कंपनी है, जो कंपनियां हैं, उनको जो श्रमिक चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो वहां पे अब उसको स्किल वाला एम्प्लॉय नहीं मिलता है। भारत और चाइना में ज़्यादा सॉफ्टवेयर वाला स्किल मिलते हैं, लेबर मिलते हैं उनको। तो लेबर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है,
श्रमिकों को अपॉइंट करने के लिए H1 वीजा जो है कंपनी के द्वारा दिया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ रहिए और काम कीजिए, ठीक है। इसी को H1B वीजा बोलते हैं। तो इसको लेकर कुछ नियमों में जो संशोधन किया गया, इसलिए न्यूज़ में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर बात करेंगे इजराइल में, जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो इससे काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। तो इजराइल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है श्रमिकों को जो है पड़ोसी देशों से क्या कर रहे हैं, वो मंगा रहे हैं अपने यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि अभी तो फिलिस्तीन से लेबर लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच में विवाद है, तो वो लोग तो आएंगे नहीं। तो वो लोग भारत से लगभग 50,000, अभी तो 10,000 का लॉट जो है गया है, इजराइल में जाएगा और वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम करेगा, ठीक है। फिर गोलान घाटी जो चाइना से जुड़ा हुआ है, गोलान घाटी भारत और चाइना से जुड़ा हुआ है, विवाद का जो विषय वो देखा गया था। पूर्वी लद्दाख भी जो है चाइना क्या कर रहा है ना, ये लोग हिट एंड ट्रायल मेथड खेलता है, बोलता है कि यहाँ पे चले जाओ, ये जगह खाली है ना, यहाँ पे रहो, तंबू गाड़ दो और हम बोलो कि मेरा जो है जगह है। तो इस तरह का जो अपनाता है चीनी अपना पॉलिसी, लेकिन भारत जो है बखूबी जानता है कि कैसे चीज़ों को जो है समेटना है। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे अल्पसंख्यक संस्थान। देखिए आर्टिकल 30 जो है न्यूज़ में आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया BBI। आर्टिकल 30 क्या होता है, अनुच्छेद 30 क्या बोलता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है कितना है, 12 से 35 तक है ना, 12 से 35 जो अनुच्छेद है हमारा फंडामेंटल राइट से। तो इसी में 30 भी आता है आपका। 30 क्या देता है, अधिकार क्या देता है, अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक जो होते हैं माइनॉरिटी, उनको अधिकार देता है कि आप अपने शिक्षण संस्थान को स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अधिकार जो है ना अल्पसंख्यक के साथ साथ जो है बहुसंख्यक को भी मिलता है, कि बहुसंख्यक को भी यह अधिकार है कि वो जो है अपने रुचि के संस्थान जो है अपने जो स्थापना को संस्थान को लेकर और प्रशासन को लेकर जो है स्थापना कर सकती है। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे तो न्यूज़ में आया क्यों है, तो यहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, वो तो उसकी जो प्रशासनिक जो चला रहे हैं बोल रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा ना दिया जाए। नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा देने से क्या होगा, फिर उसके जो है वो माइनॉरिटी संस्थान नहीं रह जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे मामला देखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये जो है हमारे बंदर हैं, ये नेपाल में जो है काफ़ी जो आतंक मचा रहे हैं। तो इसी को लेकर नेपाल के जो प्रशासन है वो भारत से मदद मांग रहे हैं कि आप जो इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आप हमारी मदद करें। तो आप न्यूज़ को देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो हमारा सांस्कृतिक रहा है, ऐतिहासिक रहा है, लोकतांत्रिक रहा है, मधुर रहा है, तो ऐसा रहना चाहिए। ठीक है। फिर बात करेंगे ये जो है कांग्रेस के अभी क्या है, इनका नाम है खड़गे, इनका नाम पूरा याद नहीं आ पा रहा, खड़गे। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि अभी क्या कर रही प्रधानमंत्री की जो सरकार है वो जो भी पार्टी उनके साथ विलय कर जा रही है तो वो जो है चमकदार हो जा रहे हैं, और जो पार्टी विलय नहीं कर रहे वो क्या हो जा रहे हैं, दागदार हो जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर तानाशाही या लोकतंत्र को हटाना है तो हमें भाजपा को हटाना होगा। तो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। आपको एजेंडा लेके आना होगा, आपको यहाँ पर सिद्धांत रखना होगा। आपकी लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई जो है जनता को जो है विश्वास दिलाने की है। तो इस तरह का आप जब तक एजेंडा मुद्दा लेके नहीं आएंगे तो आप कैसे पार्टी में आओगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखने को कहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे आइए स्पोर्ट्स सेक्टर में। मुझे स्पोर्ट्स में ये न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा कि अब जो है देश खेल शक्ति बनने, मतलब खेल का हब बनने, स्पोर्ट्स हब बनने के जो है दिशा में काफ़ी जो है अग्रसित हो गया है। और स्पोर्ट्स जो है हमारा, स्पोर्ट्स से आधारित जो है हमारा अर्थव्यवस्था भी रहेगा। अभी आप एशियाई खेलों में देखेंगे कि भारत ने 100 से अधिक मेडल जीता है, और पैरा एशियाई खेलों में भी जो है 100 से अधिक मेडल भारत ने जीता है। तो भारत जिस तरह जो है खिलाड़ियों की मदद कर रहा है और उनको प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, तो उससे जो है हमारा जो देश है वो स्पोर्ट्स हब के रूप में जो है जाना जाएगा, और स्पोर्ट्स जो है हमारा इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक है। तो इस दिशा में जो काफ़ी काम किए गए हैं, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और आई होप हमारी जो कंटेंट है, हमारे द्वारा जो बताया गया है, आप उस चीज़ों को समझेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।